सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें से जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा, जिस पर बेस्ड रहेगा पूरा लेक्चर आज, कि रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जो जो रूल आते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल वगैरह होता है हमारे पास में, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो लेक्चर रहेगा पीजीटी केमिस्ट्री के लिए है। ऑल इंडिया बेस्ड जितने भी पीजीटी एग्जाम वगैरह होते हैं, जैसे और जो टारगेट एग्जाम है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, यूकेपीएससी, यूपीपीएससी, एचपीएससी या डी ट्रिपल एस बी। और मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं एक केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। तो हम आगे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल पार्टिकल वगैरह और थ्योरी पढ़ ली थी। और लास्ट में हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के जो एटम के मॉडल पढ़े थे, जिसमें जे थॉमसन का था, रदरफोर्ड का था, बोहर का मॉडल था, एंड एक मॉडल हमने पढ़ा था क्वांटम मॉडल, जो हमने लास्ट क्लास में अपना पढ़ा था। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस ईयर की क्लासेस में। एक और टॉपिक था जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का जो ड्यूल नेचर होता है, उसमें एक हमने पढ़ा था, सॉरी, एक हमने पढ़ा था, डी ब्रॉगली की इक्वेशन पढ़ी थी, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से रूल लगते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो ये सब जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज से पहले जितने भी एग्जाम वगैरह हुए हैं पीजीटी में, मैं उसके अकॉर्डिंग ही ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। जैसे आपको पता होगा, ये हमारा 4th लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो इसमें हम देखते हैं, जो पहला प्रिंसिपल है वो अबव प्रिंसिपल है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल के बारे में क्या है, अबव कोई साइंटिस्ट नहीं थे। अबव इज अ जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, किसी चीज को क्या बनाना, किसी चीज को मतलब क्या करना, बनाना, ऊपर की ओर करना। ठीक है, जैसे हम करते हैं कि भाई किसी चीज को बिल्ड करना। ठीक है, तो इसमें रूल क्या होता है, रूल जो इसका सबसे जो फंडामेंटल रूल है इसका क्या है, कि इलेक्ट्रॉन इंटर ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। कि सबसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंटर करता है सबसे लोएस्ट एनर्जी में। सबसे लोएस्ट एनर्जी में क्या करेगा, सबसे पहले फिल होगा, उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती हुई जाएगी, वैसे वैसे करके आपका बढ़ता हुआ चलेगा। और ये आपको देखा होगा आपने, जब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था हमारे पास में, कि इस टाइप से क्या करा था, अब ने एक क्या बनाई थी, एक सीरीज टाइप की बनाई थी। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p, और एक क्या था लास्ट में 8s। उसके बाद में आपने देखा होगा, इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनको फिलिंग का ऑर्डर बनाते हैं। तो अब आप एक चीज देखो कि ये तो हमें पता होता है, ये हमें पता होता है कि कैसे फिलिंग का ऑर्डर बनता है। हम लोगों ने ये बना रखा है डायग्राम, ये ट्रिक बना रखी है कि यहाँ से ऐसे क्रॉस, इस टाइप से हम क्रॉसिंग वगैरह करते थे पहले, कि ऐसे बना लो, फिर उसके बाद में 2s भरेगा, फिर क्या भरेगा, 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, फिर 3p भरेगा, फिर 4s भरेगा, फिर क्या भरेगा आपका, 3d भरेगा, 4p भरेगा, फिर क्या भरेगा, 5s भरेगा। और जनरली उसके बाद में क्या यहाँ से भरेगा। ये सब चीजें हम क्या पहले हमने सीख भी रखी है। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, क्यों पहले 1s के पहले 1s ही भरेगा, 2s नहीं भरेगा, या 2s पहले भरेगा फिर 2p भरेगा। यहाँ पे तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपने देखा होगा कि 3D और 4s में से पहले 4s बढ़ता है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका जो रूल होता है, कि हम क्या करते हैं, ये रूल यही है कि इलेक्ट्रॉन उसमें करेगा, इंटर उसमें करेगा जिसमें क्या होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखना, इसमें मैंने एक क्वेश्चन बना रखा, क्वेश्चन के टाइप से बना रखा, हाउ टू डिसाइड एनर्जी। अब एनर्जी को कैसे डिसाइड करोगे, आपने मनमानी तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए रूल आता है N+L रूल, और इस रूल पे क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने स्टार मार्क कर लिया, N+L रूल। तो जिसका लोअर N+L आएगा, उसकी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी। और अगर दूसरा पॉइंट होता है, इफ N+L इज सेम, तो लोअर एन हैज लोअर एनर्जी। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, यही एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिया है, इसी एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे मैं आपको प्रिपेयर करते हैं कि 4s और 3D में से पहले किस में जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं 3D की, और यहाँ पे लिखा मैंने 4s लिखा। अब 3D में n की वैल्यू क्या है, 3 है, और d की वैल्यू कितनी, DL की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसमें क्या, n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू आपको पता है 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई, N+L की वैल्यू 4 आ गई, इसकी N+L की कितनी आएगी, 5। तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, वो लोअर एनर्जी का होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कम। तो पहले कौन सा भरा जाएगा, 4s भरा जाएगा। यहाँ लिखा भी है 4s में n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू क्या है, 0, टोटल क्या हो गया 4। तो ये क्या हो गया, लोअर एनर्जी का पहला भरा जाएगा। अब
3D में मैंने यहाँ पे बता दिया टोटल क्या हो गया 5 आ गया, जो मैंने यहाँ पे निकाल कैलकुलेट करके बता दिया। इसलिए क्या होगा, ये बाद में भरा जाएगा। इसलिए क्या होगा, फिल 4s बिफोर 3D। 3D क्या होगा, पहले भरा जाएगा। समझ में आ गई आपकी बात? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है, N+L रूल को इंपॉर्टेंट रूल बोलते हैं, ये आएगा आपके पास एग्जाम में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, सपोज करो कभी बाई चांस ऐसा हो जाए कि N+L की वैल्यू दो के लिए सेम आ जाए। अगर दोनों के लिए सेम आ जाए तो ध्यान रखना, जिसमें n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिसकी n की वैल्यू कम होगी वही उसी को क्या करेंगे, वही क्या होगा, पहला उसको क्या मानेंगे, वो लोअर एनर्जी का माना जाएगा। ये दूसरा वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको ध्यान रखना। जैसे इसमें से मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा हमारे पास में, आप वो प्रिंसिपल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया है, विच ऑर्बिटल इज फिल्ड इमीडिएटली आफ्टर 4p। अब आप इसको कैसे चेक करोगे कि 4p के बाद में कौन सा भरेगा? तो पहले हम इसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, N+L कैलकुलेट कर लेंगे, N+L। तो 4p के लिए n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू क्या आती है, l की वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या होता है, सबके लिए चेक करना है। तो 5s के लिए अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 5s के लिए क्या हो जाएगा, यहीं पे चेक कर लेता हूँ मैं। 5 के लिए 5+0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4+2, यहाँ पे 5+1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3+2। अब ये चीज देखो आप, 3+2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे 5+0 कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यहाँ 4+2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 5+1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 5p और 4d तो नहीं बनेगा। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है दो ऑप्शन आपके मैच हो गए, ए वाला और डी वाला। क्या है आपके पास में, ए वाले में 5s है और डी वाले में क्या है आपका 3d है आपके पास। ध्यान रखना, इसकी भी वैल्यू जो आ रही है आपकी N+L की वैल्यू वो 5 आ रही है, इसकी भी क्या आ रही है आपकी 5 आ रही है, दोनों की 5 आ रही है। मैंने आपको बताया दूसरा रूल बताया था, दूसरे रूल में क्या बताया था आपको कि क्या हो गया, क्या करना है आपको कि दूसरे वैल्यू में क्या आएगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू आ गई थी हमारे पास में। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या होगा कि उसके बाद में हमारे पास में क्या है कि वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों की सेम। एक सेकंड, ये 3D है, 5s 5g+0 5 हो गया, और 4p 5s, 4p से 5s 4p। अरे यहाँ पे ये थोड़ा, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये क्या हो गया 5 हो गया, और 3D में क्या हो गया, ये भी 5 हो गया। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि 4p के बाद में जो 4p होगा, 4p के बाद में क्या भरेगा, भरेगा आपका ये भरेगा, 3D भरा जाएगा, ये नहीं भरेगा, ये नहीं है, ये गलत है। आपका कौन सा भरा जाएगा, 3D भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप रहने देना। यहाँ पे क्या होगा आपका, क्योंकि जब हमारा ये सेम 5s में क्या आया था, हमारा 5+0 5 हो गया था, और 3D में क्या हो गया 3+2, तो जिसके n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसी को हम क्या करेंगे, वही हमारा 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है, यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप चेक कर लेते हैं हम लोग। अरेंज इन इंक्रीजिंग एनर्जी 3D 4s और 4p में, 3D और 4s और 4p में हमको क्या करना है, चेक करना है। तो ऐसे ही हम चेक कर लेंगे कि क्या होगा, एन यहाँ पे क्या हो गया 3+2, यहाँ पे 4+0, यहाँ पे 4+1, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब आपके पास फिर क्या है, देखो 4s की वैल्यू तो सबसे कम हो जाएगी, आपको पता ही है 4s के पास सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही 4 आ रही। इससे बढ़ के क्या हो जाएगा, अब 3D और 4p की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, सेम आ रही है, पर मैंने बोला जिसका n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो फिर क्या आ जाएगा आपका 3D आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी आ रही 5। फिर क्या आ जाएगा आपका 4p, इसकी क्योंकि इसकी भी कितनी आ रही 5, क्योंकि इसकी n की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। समझ में आ रही बात? वही यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, आप इसको नजरअंदाज करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में, विच रूल इज वायलेटेड इन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। तो इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, अबाव प्रिंसिपल। पहले क्या बना था आपको पता, 3p6
इसके बाद क्या भरा जाना चाहिए था, 4s को भरा जाना चाहिए था। तो 4s मस्ट बी फिल बिफोर 3d, ठीक है। ये आपके पास में आता है, करेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास में, 4s1 डालना पड़ेगा 3d1 के बाद में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे थे। मैंने आपको इसमें जो n+l रूल था उसका जो पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था, दोनों आपको समझा दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से बेस्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में है इस रूल से रिलेटेड पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब क्या है, जो इसका स्टेटमेंट है कि मतलब अब इसमें सिंपल सी बात है कि मतलब क्या होता है कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है किसी भी एटम के ऑर्बिटल में फिल होता है। तो ध्यान रखना इसमें क्या लिखा होता है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। इनका एनएलएमएस का क्या हो गया कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एक एटम में, ध्यान रखना, किसी एक एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम संख्याएं, अब क्वांटम संख्याएं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि NLMS, इन चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, किसी ना किसी का क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही इसका स्टेटमेंट है और इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इस पर बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकता है। इसका सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है, सिंपल मीनिंग मैंने जो लिखा है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में और उनके पास क्या हो सकता है, अपोजिट स्पिन। अगर ये तीनों सेम हो भी गए ना तो ये एस क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा ही होगा। नहीं तो क्या होता है कि चारों सेम हो ही नहीं सकते, कोई ना कोई एक क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको ये पिछली बार बता दिए थे कि फॉर्मूलाज में फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल क्या होते हैं, 2n² होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, ध्यान रखना, सेल में तो 2n² होते हैं लेकिन सब सेल में क्या होता है, 2 × 12+1, ठीक है। ये हो जाता है आपके पास में। तो आप एक कई बच्चे बोलते हैं कि भाई सर ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बता रखा है कि क्या होता है, एक की स्पिन ऊपर होगी दूसरे क्या होगी नीचे, दोनों की ऊपर ऊपर नहीं हो सकती। और एक जगह में क्या हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही एक ऑर्बिटल में हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। अब इस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो आ रखा है प्रीवियस ईयर में, उसमें क्या है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन सेल। अब मैंने एन सेल का आपको बता दिया, एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। फॉर्मूला आपका 2n² है, तो 2 × 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 16 बराबर 32 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात अभी हमने कर, और अगर यहाँ पे सब सेल होता तो आप क्या करते, 2l × l+1 के कर लेते, ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विद n = 4, l = 1, m = 0। ये उसने दे दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, और इसमें क्या दे रखा है आपको, n, l और m, 3 क्वांटम नंबर की आपने उसने बात कर दी है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है। अब क्या पूछ दिया उसने कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ध्यान रखना, ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, एक ऑर्बिटल में। और मैंने आपको क्या बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, m = उसने 0 दे दिया है, ठीक है। तो m = 0 का मतलब क्या हो गया, एक सिंगल ऑर्बिटल हो गया है, सिंगल ऑर्बिटल। तो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन एनी सिंगल ऑर्बिटल होल्ड्स कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। मैंने बताया था ना आपको, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो क्या होगा, 2। ऐसा नहीं कि तुम सब कैलकुलेट करना है, यहाँ ध्यान रखना है, इन एन ऑर्बिटल, पूरे सेल में नहीं पूछा गया और सब में नहीं पूछा गया। ऑर्बिटल m = 0 किसको डिफाइन करता है, s को डिफाइन करता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रिक वाला क्वेश्चन है ये। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्या क्या कर देते हैं वहां पे, ट्रिक वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे उसने दे दिया, ठीक है। टोटल स्पिन ऑफ ए फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, जो टोटल स्पिन होता है कि अगर आपके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में तो क्या होता है उसका टोटल स्पिन, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। तो एक सपोज जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल पूरा फिल्ड हो रखा, इसकी प्लस हाफ हो जाती है, नीचे वाले की क्या हो जाती है, माइनस हाफ हो जाती है। दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड रूल आता है इसमें, वो आता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम। आप ध्यान रखना, इसको मैंने जो दिया है ये बस सीट का रूल दिया है कि बस में जो सीट होती है ना,
वैसे हम ऑक्यूपाई करते हैं। अभी आप बोलोगे सर कैसे, ध्यान रखना। तो इसका स्टेटमेंट पहले ध्यान रखते हैं कि बस में देखो जैसे ऐसा होता है, यहाँ पे कोई बस चल रही होती है, यहाँ पे बस है, ठीक है, यहाँ पे सीटें लगी हुई हैं, ऐसे इस टाइप से सीटें हैं, हम मान के चलते हैं इस टाइप से सीटें हैं। तो अगर सपोज को यहाँ पे क्या हो सकता है, एक सीट पर दो आदमी बैठ सकते हैं, और आप लोग क्या हो, दो हो, तो पहले क्या होगा, एक इसमें बैठ जाएगा, दूसरा इसमें बैठ जाएगा। चलो इसको मैं इस टाइप से दिखा देता हूँ। सपोज करो ये कोई बस है, ठीक है, और इसमें कितनी सीटें हैं, तीन सीटें हैं। तो अगर सपोज लो आप दो लोग हो, तो पहले क्या करोगे, आप ऐसे बैठोगे, ठीक है, अलग अलग बैठोगे। तीन लोग हो तो ऐसे तीन अलग अलग बैठ जाओगे। अब क्या हो गया, जब सारी सीटें ऑक्यूपाई हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, अगर सपोज लो चार, तो जगह तो है ना, फिर कंडक्टर क्या बोलेगा, अरे यहाँ पे बैठ भाई, जगह है, ठीक है। अगर पांच हो जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे बैठेगा, छह हो जाते हैं तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो इसका क्या है, स्टेटमेंट जो है, शायद आपको इस ट्रिक से समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको क्या बता दिया, एक एग्जांपल बता दिया बस वाला, कि क्या होगा, पहले अगर सपोज लो आपके पास में सीटें हैं, तो आप क्या सिंगल सिंगल बैठते हो, उसके बाद में अगर जब और लोग आ जाते हैं तो क्या करता है वो, फिर बिठा देता है पेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स पीडीएफ डज नॉट स्टार्ट अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फील्ड। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होगा, सिंगली सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, सिंगली सिंगली भरे जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, पेयरिंग होगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि क्या करने के लिए, टू मिनिमाइज रिपल्सन, कि रिपल्सन कम से कम हो, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसा काम करते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल दे रखा है आपको, बेस्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है, आप एग्जाम्पल मैंने ले रखा है नाइट्रोजन का, आपको जिससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। अब देखो, आपको पता है, हम देखो 1s2 2s2 की तो बात करने की जरूरत है नहीं, हम बात करेंगे 2p3 की, कैसे लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो है सिंपल सी बात में, तो कैसे इसको भरा जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं सबसे राइट वे भरूंगा, देखो, या तो आप क्या करो, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, यहाँ एक भर दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक देखो, इसने तीनों भरे हुए हैं, लेकिन क्या एक का जो क्या है, एरो नीचे कर दिया, तो ये क्या स्पिन उल्टा कर दिया, ये भी नहीं होगा। तो सबसे सही तरीका क्या होगा, तीनों राइट वे में होंगे, क्या होगा, एक, दो, तीन, क्या होंगे, सबके सब क्या होंगे आपके, सबका स्पिन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। और अगर चौथा आएगा, ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है, पैरेलल स्पिन होती है, तो किससे क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर सपोज लो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहाँ आएगा, इनमें से यहाँ चले जाएगा, ठीक है, एक और आएगा तो फिर वो यहाँ चले जाएगा, और एक और आएगा तो यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके चेक कर लेते हैं कि कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। तो एक क्वेश्चन जो आपका है, यूकेपीएससी में जो क्वेश्चन आ रखा है आपका, इन विच सब सेल इज हुंस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, ध्यान रखना, दिमाग लगा के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जहां ऐसा कौन सा सबसेल है जहां हुंस रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन इसका जो आंसर होता है एस सबसेल होती है। देखो एस सबसेल में क्या होता है ना, कि एक ही डब्बा होता है, एक ही डब्बा होता है, तो दूसरे में तो कोई सीट यही है, अगर पहला आएगा तो यहीं आएगा, दूसरा आएगा तो फिर उसको यहीं पे आना है, तो कोई डिजेनरेसी नहीं है, क्योंकि डिजेनरेसी है नहीं तो क्या मतलब, इट हैज ओनली वन ऑर्बिटल, नो डिजेनरेसी, नो चॉइस ऑफ सीट्स। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर पूछ लेता है तो आपको इसका आंसर क्या देना है, एस सबसेल देना है, क्या देना है, एस सबसेल देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, क्या कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए पता, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, अभी हमने देखा था, और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन का हमने जो पेयर्ड कर रखा है 1 2 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन का कितने हैं हमारे पास में, कितने होंगे, 1 2 3 4, कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। तो मैंने इसमें एक और कैलकुलेट कर लिया है, क्या, फ्लोरीन को भी कैलकुलेट कर लिया है आपके। तो 1 2 3 फिर 4 5, तो इसमें कितने अनपेयर्ड हैं, एक ही अनपेयर्ड है। इसमें कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। इसमें कितने अनपेयर्ड हैं, 3 अनपेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई करेक्ट फिलिंग फॉर P3। अब P3 के लिए मैंने आपको बोला था, P3 के लिए कैसे फिल होगा, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जा सकते हैं, तो कितना होगा, पहले 1 2 3, ऐसा देख लो आप कहाँ पे, तो ऐसा जरूर ये वाला है, इसलिए क्या होगा,
P3 के लिए, P3 के लिए अगर वो पूछता है क्या होते हैं, अगर P ये वाला जो है आपका, ये तो गलत है, ऐसा नहीं भरा जाएगा। P3 के लिए ये आपका इस टाइप का सबसे बेस्ट हो जाएगा। ये आपके पास में क्या है कि अगर इस टाइप का होगा तो क्या होगा, ये P5 के लिए हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये सब गलत है बाकी, ठीक है। पर P3 के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, ये वाला है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास में लास्ट में, कि क्या करना है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती हैं। तो जो स्टैंडर्ड मेथड है हमारे पास में, उसको हम ऐसे याद रखते हैं, 1s के बाद में 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, फिर 3d को लिखते हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, एग्जाम का शॉर्टकट। नोबल गैस को आपको ध्यान रखना है, हरभजन, नेहरा, अगर कर, जीरो पर रन आउट, आगे भी आता है। तो हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36। अभी आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, आपको इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ट्रिक, मतलब एग्जाम में आप कैसे करते हो, पहले हमने जैसे किया था, लेकिन एग्जाम में हमें कैसे याद रखना होता है, कैसे आपका चलेगा। तो पहले हम बात करते हैं, जैसे सपोज लो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करें स्कैंडियम। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है हमारे पास में, आपको पता है स्कैंडियम का जेड कितना होता है, 21 होता है। तो इसका जो नियरेस्ट होगा नोबल गैस तो क्या होगा, 18, क्या होगा, आर्गन नियरेस्ट होगा। समझ में आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, आर्गन का पहले क्या लिख लेंगे, पहले क्या लिख देंगे, आर्गन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आर्गन लिख देंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या 18 तो हमारे यहीं पे कंप्लीट हो गए। तो 21 माइनस 18 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 3 हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 बचे। अब आर्गन का हमको पहले पता होना चाहिए कि आर्गन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ ढंग से कि कैसे आपको लिखना है। तो ध्यान रखना आप लोगों को, वैसे आपको ये सब चीजें पता होंगी, लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैं अभी यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक से समझाऊंगा कैसे लिखना होता है। अब सपोज करो, देखो आर्गन का हमें 18 पता है, तो 18 तो कंप्लीट हो गए। अब बचा क्या, उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे, यहाँ 3p, देखो मैं आर्गन का पहले लिख देता हूँ, पहले लिख ही देता हूँ यहाँ पे, 1s2, 2s2, क्योंकि 18 होता है आर्गन, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आप गिनोगे, दो दो चार, दो दो चार और छः, चार 10, दो 12 और 6 18, ये कितने हो गए आपके, टोटल 18 आ गए आपके, कंप्लीट क्लियर हो गए। अब 3p के बाद में कौन सा भरा जाएगा, 4s भरा जाएगा और 3d भरा जाएगा। समझ में आ रही बात। तो क्या कितने बचे हमारे पास में, 3 इलेक्ट्रॉन और बचे, बचे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमें किसका लिखना होगा, 21 स्कैंडियम का लिखना होगा। तो हमको पता है आर्गन के बिल्कुल नजदीक है, 18 ये कंप्लीट हो गए, बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 3 इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4s में। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, 2। बचा कितना, एक, वो किस में जाएगा आपका, 3d1 में जाएगा। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, बनेगा हमारे पास स्कैंडियम का, ठीक है। पहले क्या होगा, 4s को भरेंगे, उसके बाद में क्या, पहले भर तो हम किसको लेते हैं, 4s को भरते हैं, फिर क्या लिखते हैं, 3d। लेकिन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 3 को 3 के साथ में लिखते हैं। इसका क्या लॉजिक होता है वो, क्योंकि क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक बार फिल हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक बार फिल हो जाता है तो क्या, फिल होने के बाद में क्या होता है, अपना क्या, बाहर अपने आप वापस हो जाता है। इसके सेल वाइज कन्फिग्रेशन आप समझ सकते हो, लेकिन इसका रीजन कुछ और होता है। अभी आप सिर्फ क्या करोगे, इस टाइप से इसको क्या करोगे, फिल करोगे। एक बार आपने इसको फिल कर दिया, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि जहाँ पे आपको करना है। तो आपको क्या करना है, आज आपका जो होमवर्क है, अगर आप पीजीटी के लिए सच में तैयारी कर रहे हो अच्छी तरीके से, तो आपको एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक तो याद होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होने ही चाहिए, इनको आप तैयार करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 से लेके 30 तक की, एक का कैसे होता है, तो पहले ऐसा आता है उनका, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस टाइप से। तो हाइड्रोजन कितना होता है, 1, तो 1 पहले किस में आएगा, 1s1। हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2, 2s1, इस टाइप से। बेरिलियम का 1s2, 2s2, ये सब आप जानते होंगे। बोरोन का 1s2, 2s2, ठीक है, और 2p1, इस टाइप से आपका आ जाएगा। इस टाइप से आपको क्या करना है, 1 से 30 तक तो आपको आना ही आना चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन भी आता है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं
कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें मुझे लगता है जब आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आपको आता ही होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, और अगर आपको ये है कि मुझे बताना है तो आप क्या कमेंट कर लीजिए, मैं आपको ये भी क्लियर करवा दूंगा। वैसे ये आसान सा टॉपिक है, आप हम 11th क्लास में सीखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखा जाता है। मैंने आपको बेसिक रूल बता दिया कि क्या करना है आपको, कैसे लिखना है आपको। पहले आपको क्या करना है, पहले जो भरा जाएगा आपका, जैसे ऊपर मैंने आपको दिया था कि पहले 1s, फिर 2s, फिर क्या भरा जाएगा 2p, फिर क्या भरा जाएगा 3s, फिर क्या भरा जाएगा 3p, फिर क्या भरा जाएगा आपका 4s भरा जाएगा, फिर क्या भरा जाएगा आपका 3d भरा जाएगा। इस टाइप से आप क्या करोगे, फिलिंग करते हुए चलोगे, भरोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप भर दोगे। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 1 to 30 आपका इतने में कंप्लीट हो जाता है। कहाँ से लेके, हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक, जिंक तक, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और रहता है कि जो स्टेबिलिटी होती है हाफ एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में। तो अगर आपने देखा होगा, जब हमने 11th क्लास पढ़ी थी तो आपने देखा होगा क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता था वो क्या होता था, उसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्सेप्शन है, या हिंदी में बोलते हैं तो अपवाद बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसका क्या कारण है, उसका कारण क्या है कि हाफ फील्ड, जो हाफ फील्ड जैसे P3 हो गया, D5 हो गया, F7 हो गया, एंड फुल्ली फील्ड P6, D10 एंड F14, ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, कारण होती है इसकी सिमेट्री। सिमेट्री हो जाती है, मतलब सिमेट्रिकल हो जाता है, मतलब हाफ फील्ड में क्या होता है, उसमें बैलेंस आ जाता है। और जितना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, उतना क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये कारण इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि वो स्टेबल ज्यादा होते हैं। तो कारण क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिकल, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एनर्जी उसकी लोअर हो जाती है। अब आपको पता है जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा लोअर होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा, आपका स्टेबल होगा, ठीक है। अब आपके पास देखो एक क्वेश्चन में आपको सॉरी एक टॉपिक है एक्सचेंज एनर्जी, ये एग्जाम के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन एक्सचेंज पोजीशन, जो पैरेलल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। और जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी आपकी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी बनती है। अब देखो, जैसे मैं बात करता हूँ D5, जैसे क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैंने अभी आपको बताया आर्गन, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका 3D5 4S1। समझ में आ रही बात। तो क्रोमियम में क्या होगा, 3D5 वाला स्टेबल होता है 4S1, क्योंकि होना तो 2 था इसमें, उसमें 5, इसमें 4 होने थे, लेकिन क्या 5 वाला क्यों स्टेबल होगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। D5 वाले में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक तो क्या है ये, हाफ फील्ड है, जिसकी वजह से कैसा है, और दूसरी बात क्या है, ये सिमेट्रिकली क्या हो गया, सिमेट्रिकली दिख रहा होगा आपको, पूरा सिमेट्रिकल दिख रहा होगा। ये सिमेट्रिकली है डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसकी वजह से लोअर एनर्जी। और दूसरी बात और क्या कर सकते हैं, जब सिमेट्रिकली आपके पास में है तो क्या कर सकते हैं, आपस में पैरेलल हैं तो क्या कर सकते हैं, अपना क्या कर सकते हैं, पोजीशन जो स्पिन है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, पोजीशन को मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है, या ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कहीं भी जा सकते हैं। अब मतलब अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और जितना ज्यादा एक्सचेंज करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही क्या होगा, आपका स्टेबल होगा ऑर्बिटल। इसलिए क्या होता है, हाफ एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए हम लोगों के पास क्या आता है, क्रोमियम और कॉपर में क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। अब यहाँ मैं कॉपर का लिख देता हूँ, अगर आपको क्रोमियम का, कॉपर का क्या होता है 3D10 4S1। यहाँ पे आर्गन आपका, आर्गन मान के चलिए आप, आर्गन के साथ में, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। और आपके पास में क्या होता है, ये क्या होता है, कॉपर की हम बात करेंगे तो कॉपर में क्या होता है 3D10 की फॉर्म में, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका, क्योंकि ये कंप्लीट फुल्ली फिल्ड है तो सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और दूसरी बात मैंने आपको एक और पॉइंट बता दिया, एक और पॉइंट बता, पैरेलल होने की वजह से क्या कर सकते हैं हम, आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, स्पिन एक्सचेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होती है, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे भी आपको डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे।
ये वाला मैंने वैसे बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी आप याद रखना। जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शन में एक आपका क्रोमियम आता है Z24, कॉपर आता है Z29 में। तो इसका जो एक्चुअल होता है वो होता है 4s1 3d5, 4s2 3d4 नहीं होता, ये ध्यान रखना आपने। और ठीक है, क्योंकि रीजन क्या होता है, 3d5 क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्टेबल होता है। तो इस टाइप से आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस पूछे जाते हैं, ये पहले आपने 11th क्लास में भी एग्जाम में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर। इसका जेड कितना होता है, 29 होता है। इसका क्या 4s2 3d9 नहीं होता, इसका कितना होता है, 4s1 3d10। क्योंकि 3d10 क्या है, फुल्ली फील्ड स्टेबल होता है, क्योंकि दोनों में क्या हो जाती है, सिमेट्री पाई जाती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है इस टाइप से आपको दिखता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, एक बार आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है आपके पास में, ये एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसा होता है, कि क्या बोलते हैं। सपोज ग्रुप फॉर एग्जाम ये है, जैसे कटायन ट्रैप की बात करते हैं हम, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मिंग एनायंस हम किसकी बात करते हैं, Fe2+ की बात करते हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि कैसे होगा, क्या चीजें मतलब आती हैं समझ में। तो आयरन एटम की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, व्हेन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल हाईएस्ट एंड फर्स्ट, रिमूव फ्रॉम 4s बिफोर 3d। और ये बात कर रहे हैं हम लोग Fe2+ के बारे में। वैसे ये सबके साथ चलता है, स्कैंडियम से लेके जिंक के तक। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s से निकलेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझा देता हूँ पहले इस चीज को। जैसे हमने कोई सा भी लिखा, मैं सपोज आयरन का ही लिख रहा हूँ, यहाँ आयरन का आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपने देखा होगा आर्गन का हमने भरा, यहाँ 4s2 पहले भरा जाएगा, फिर क्या भरा जाएगा, आपका डी भरा जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा हम लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं हम लोग, हमने ऐसा लिखा, फिर हम क्या करते हैं, लिखते हैं हम ऐसे हैं। आपने देखा होगा कॉपी में, आपको जितने भी टीचर वगैरह उन्होंने पढ़ाया होगा कि हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। यही मैं आपको थोड़ा पहले समझाना चाह रहा था, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं। इसका कारण क्या होता है, कि क्या चीजें ऐसे क्यों लिखा जाता है। जैसे अब, जैसे हमने पहले, जब हमने बचपन में पढ़ा था 11th क्लास में, तो ऐसा बोला जाता है कि जो थ्री और थर्ड ऑर्बिटल है वो उनको एक साथ लिख दो, फोर वाले को एक साथ लिख दो। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि क्या ऐसा होता है, कि क्यों। जैसे हमने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखा जाता, ये रॉन्ग मेथड है। टीचरों ने भी है हमको पहले से यही बताया है। लेकिन अगर आप अब पीजीटी बनने जा रहे हो, क्या केमिस्ट्री के लेक्चरर बनना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता। क्योंकि भरता तो पहले 4s है, और फिर क्या भरता है, 3d भरता है। लेकिन हम लिखते ऐसा है, ऐसा लिखते हैं ना, तो कुछ तो कारण होगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, कि जब 4s में इलेक्ट्रॉन भर जाता है, 4s में इलेक्ट्रॉन भर जाता है, तो यहाँ ध्यान रखना, वो ऑटोमेटिकली जब इलेक्ट्रॉन, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो सबसे पहले कौन भरेगा, 4s भरेगा। जैसे आप ये समझ के चलो कि 4s एक छोटा बच्चा है, ठीक है। और वो क्या करता है, जैसे ही उसको क्या मिली, टॉफी मिली, और वो क्या कर लेगा, अपनी जगह से फिर क्या हो जाएगा, दूसरी जगह जहाँ पे उसकी जगह थी, जहां से मतलब वो अपने घर से गया था, तो पहले क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बटेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ सपोज यहाँ 4s है, यहाँ ध्यान से देखो आप। तो 4s क्या करेगा, पहले जैसे ही इलेक्ट्रॉन बटेगा तो अंदर चले जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में अपनी सेल में क्या कर देता है, फिर से वापस आ जाता है। इसी कारण से हम क्या लिखते हैं, 3d तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन 4s क्या करता है, फिर वापस से अपनी जगह में आ जाता है, तो इसलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं हम लोग, अभी हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, एस ऑर्बिटल का बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डी। इसकी वजह से ये सब कुछ हो पाता है। आपको इतना नहीं ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि एस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या हो जाएगा, फिर से वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कि वाला क्या है हमारे पास में। अब क्या होगा, कि जब इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है कि वो बाहर पे है, तो इलेक्ट्रॉन भी पहले क्या होगा आपका, यहीं से निकाला जाएगा। अरे सपोज लो हमने ये लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन तो 4s का यहाँ पे है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा कहीं पे। तो पहले अगर सपोज लो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, तो पहले कौन सा आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो ये क्या चीजें होंगी हमारे पास में, फिर क्या होगा हमारे पास, ध्यान रखना। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, तो क्या हो जाएगा आपका 3d4, 4s1 हो जाएगा। अगर आपने क्या निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये स्टेबल नहीं होता है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। और अगर आपने निकाले दो इलेक्ट्रॉन, Fe2+ बना दिया, तो क्या हो जाएगा, आर्गन और 3d4
फिर 4 हो जाएगा और 4s पे क्या हो जाएगा 0। तो जैसे ही 0 हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, वो फिर से क्या करेगा, जंप करेगा, अंदर आ जाएगा। अरे समझ में आ रही बात? तो आर्गन 4s0 3d4, पर ऐसे हम शो नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो, जैसे उसके बाद इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं वो फिर से अंदर आ जाता है, न्यूक्लियस के पास आ जाता है। तो इसलिए मैंने आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखाया है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो हम कैसे लिखते हैं, अगर सपोज हमें Fe2+ की कन्फिग्रेशन लिखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Fe2+ की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कैसे लिखनी होगी हमको, यहाँ आर्गन आप बना दीजिए और क्या लिख देते हैं हम लिख देते हैं 3d4। 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखते हैं, लिखते ही नहीं है हम लोग, ठीक है। या फिर क्या लिख देते हैं हम लोग, 4s0, इस टाइप से लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पूरा टॉपिक थोड़ा, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ऐसा था कि जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो जो प्रीवियस ईयर में आया है, यूकेपीएससी में ही आया है पीजीटी के लिए, विच इज नॉट अ ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। कौन सा ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन नहीं है, जैसे R3D5 4s1, ठीक है, और ये क्या है 3D9 4s2। तो इसमें देखो आपको पता है ये किसका है, ये तो क्रोमियम का है, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन सही है। और ये उसने लिखा है कॉपर का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या होता है रियल में, क्या होता है 3D10 4s2 आर्गन के बाद में। समझ में आ रही बात? तो ये कॉपर का लिखा है, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नॉट पूछा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये किसी एग्जाम में आया हो, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ जेड क्या है 26 दे रखा है आपको। अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है इसमें, 3D6 होता है। कितना होता है, 36, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास 3D6, अगर Fe2+ 3D6 दे दिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। एक सेकंड, इन्होंने गलत बना रखा है, मैं इसको ढंग से बना देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने बचे आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 बचे। कितने बचे, 4। तो ये सही है। एक सेकंड ना, मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ। यहाँ पे हमने, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, ये मैंने आपको 3D6 बताया था, यहाँ ये गड़बड़ हो गया था। एक सेकंड, ये जो होगा ये 3D6 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा आपका 3D6 होगा। सॉरी ये गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, वैसे सही है, बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने सही लिखा था 3D6, ये सही लिखा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3D6 है, ये ध्यान रखना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। 3D6 है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारे पास, कि कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर प्लस Cu+ की सिंपल एक प्लस की बात करें, जेड कितना दे दिया 29 दे दिया। तो हमारे पास कॉपर का क्या होना होता है, कि ये मैंने आपको बताया था 4s1 3D10 होता है। इसका जो क्या होता है हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s1 3D1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, कहाँ से करोगे, एस से निकालोगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा आपका आर्गन 3D10, ये आ जाएगा आपका कॉपर का जो आ जाएगा Cu+ का, वो क्या आ जाएगा, ये आप लिख लेते हैं। और कितना आ जाएगा आपका 3D10। अगर आप लिखना चाहो तो 4s में क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके तो फुल्ली फिल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये पहले से मैं आपको बता चुका था पहले के टॉपिक में, पर फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ कि एटम और आयन हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल करवाया भी था कि N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, नियोन और सोडियम प्लस। इसमें कितने हैं, 7 प्रोटॉन, और उसमें क्या 3 उसने ले लिए, तो कितने हो गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने, 8 प्रोटॉन है और 2 उसने गेन कर लिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए हमारे पास। यहाँ पे कितने आपके पास, 9 प्रोटॉन है, एक उसने गेन कर लिया, कितने हो गए आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 10 प्रोटॉन है,
कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो गया, कोई गेन नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब Na+ की बात करें, Na+ में क्या हो गया, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन देना, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेना। 11 प्रोटॉन थे, एक लॉस कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब के पास में क्या हो जाएंगे, सबके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। ये मैंने पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उनमें भी बता रखा है। अब एक चीज इसमें एक क्वेश्चन आता है जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, वहां पे मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइज का पूछा जाएगा, साइज, इनमें साइज क्या होगा, तो ध्यान रखना, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना छोटा। जैसे Na+ हो गया, उसके बाद में किसका साइज होगा, नियोन का, फिर किसका साइज होगा, फ्लोरीन का, ठीक है, फिर किसका होगा हमारा O2- का, फिर किसका होगा आपका N3- का, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मैग्नेटिक नेचर एंड मोमेंट, ये कितना होता है, ध्यान रखना। तो पैरामैग्नेटिक कौन होता है, जिसमें क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये क्या होता है, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और एक ये कैसे बनाते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं। ये मैंने सीधा सीधा टॉपिक लिखे हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक में अगर कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बाकी सारे भले पेयर्ड हों, तो जहां कहीं पे भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट की ओर। और ये कैसे आयन बनाते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, तो सबके सब क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और क्या होते हैं, ये रिपेल होते हैं किससे, मैग्नेट से, क्या होते हैं, ये रिपेल होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या पेयर्ड होते हैं तो उसको क्या, पहले से पेयर्ड है तो क्या करेगा, अगर कोई मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे। और ये कैसे होते हैं, यहाँ पे कलरलेस होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैथ के लिए आपको मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। और ये कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू। एन क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने बोहर मैग्नेट्रॉन। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन में होंगे आगे, इसको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है आपके पास में, Fe2+3d6 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो गया, एन की वैल्यू कितनी है इसमें, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया 3d6 में कैसा होगा, यहाँ ध्यान से रखना आप लोग, इसके लिए निकाल देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला तो पेयर्ड है, बाकी ये चारों कैसे हो गए, अनपेयर्ड। एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 4 आ गई, तो रूट क्या, 4, 4+2, तो 4 और 2 6 चौको 24, रूट 4, तो इसका 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे मैंने आपको इसको बता दिया, प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब आपका ये है जो समरी लेक्चर की है वो मैं आपको बता देता हूँ। और जो आपको होमवर्क वगैरह मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब जो इस पूरे लेक्चर, जो आज का लेक्चर हुआ, उसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ। होमवर्क में आपको मैंने बता भी रखा है आपको, अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ, लेक्चर समरी, और ठीक है। तो पहला आपको क्या पढ़ना है, पहला जो जो की पॉइंट मैंने दे रखा है कि एनर्जी का ऑर्डर होता है N+L होता है, ठीक है। इसमें 4s की एनर्जी क्या होगी, 3D से क्या होगा पहले, क्योंकि इसका क्या होता है, 4s की वैल्यू क्या होती है, 4, और 3D की वैल्यू जो आता है N+L की वैल्यू, इसकी तो 4 आती है, इसकी कितनी आती है आपकी, 5 आती है, तो ये पहले होगा। पाउली का क्या था, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन के साथ में रहेंगे। हुंड ने क्या बोला था, हुंड वाला मैंने बता दिया था आपको, सिंगली क्या होगा फर्स्ट, और उसके बाद में बस सीट रूल बताया था। पहले क्या होगा, सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, उसके बाद में डबल होंगे। एक्सेप्शनल केस बताया आपको क्रोमियम का और कॉपर का। और कैटायन वाला बताया, इम्पटी क्या होगा, पहला 4s होगा बिफोर 3D। वहां पे मैंने आपको आयरन का बताया था, ठीक है, आयरन वाला एग्जांपल आप याद रखना। होमवर्क में आपके पास में मैंने आपको बताया था, एक तो आपको 1 to 30 पता होने चाहिए पहले पूरे टोटल, नहीं तो ये वाले आपको लिखने हैं, राइट कन्फ्यूजन फॉर Mn2+, Zn2+, और सिल्वर का मैंने आपको आगे का दे रखा है, सिल्वर वाला, ठीक है। और आप ये जो लिखोगे आप ये कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच इज मोर पैरामैग्नेटिक, कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, Fe2+ और Fe3+, ये आपको चेक करना है। इज स्कैंडियम 3+ कलर्ड और कलरलेस, तो मैंने आपको हिंट भी दे रखी है कि विच इज मोर पैरामैग्नेटिक, तो मोर पैरामैग्नेटिक ये क्या होगा आपका, Fe3+ वाला होगा। लेकिन आपको मुझे बताना है कैसे होगा। Fe2+ और Fe3+ का क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, फिर क्या देखोगे आप लोग, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा कम। और कलर्ड और कलरलेस में भी मैंने आपको बताया था,
कि अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें, तो वो कैसा होगा, कलर्ड, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो ये कलर, ठीक है। तो आज आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक था, उसमें जितने भी टॉपिक, मतलब जितने भी टॉपिक या पॉइंट जितने भी थे, सारे पॉइंट मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं मतलब लेफ्ट किया है। सारा जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। आप लोग इन लेक्चर को देखिए, फिर नोट्स बनाइए अपने अच्छे से। नोट्स अगर आपके अच्छे से बन जाते हैं, उसके बाद में आपको सिर्फ क्या करना है, ये मैंने आपको एक आउटलाइन दे दी कि मतलब ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये भी बताया मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद में जब आप एक बार नोट्स आप बना लेंगे, तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मतलब हाँ भाई, मैंने जो टॉपिक पढ़ा, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ भाई, मैं अब इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक जितने भी पीजीटी में आते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ मैं एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है इस टाइम पे यूकेपीएससी में जो है वो लेक्चरर का एग्जाम अभी होने वाला है, शायद मई जून में हो जाएगा। और जो यूपीपीएससी का भी एग्जाम है लेक्चरर का, वो भी होने वाला है। ठीक है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, तो ये जो क्लासेस हैं आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। आपको सिर्फ पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और क्या करना है आपको, अपना प्रीवियस ईयर लगाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपका लगेगा। ठीक है। कहीं पे कोई भी डाउट होता है, कुछ आपको पूछना होता है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट का ऑप्शन आपके पास में, आप कमेंट कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक लाइन आज के लिए लिखी है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन आप कब केमिस्ट्री को अपना अच्छा सा बना सकते हो, बढ़िया बना सकते हो, मास्टर देम टू मास्टर द एग्जाम। अगर आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, तभी आपका क्या हो गया, एग्जाम निकलेगा। तो इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बूस्टअप दें। ठीक है। और इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।